सब फैकल्टी से है। ओके ओके। ओके ठीक मैम, है। सो वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू गुड ऑल द मॉर्निंग। स्टूडेंट्स. So गुड today we मॉर्निंग। have with us Dr. Poonam Verma. Madam is a scientist E at BSIP. So आज का जो टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग. हमको मालूम है कि थीसिस लिखना अभी 3 साल के बाद की बात है, लेकिन फिर भी कुछ डिसिप्लिन में स्टूडेंट्स लिटरेचर रिव्यू के कुछ इनिशियल चैप्टर स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर देते हैं. ओके, सो इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू राइट PhD thesis. So with this topic, I welcome Poonam ma'am, and I have already introduced that we have more than 200 students in our university who got registered in 2025. So I kindly request you to ma'am keep Hindi as a main language of communication so that everybody can understand. And ma'am, you can start the lecture. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच गौरव जी इंट्रोडक्शन के लिए। सो मैं आज लेक्चर दूंगी हाउ टू राइट अ थीसिस, थीसिस राइटिंग के ऊपर। जैसे कि गौरव जी ने बताया कि यहाँ पर हर स्ट्रीम का स्टूडेंट है, आर्ट्स। मेरी आवाज आ रही है सबको ना? Yes ma'am, you are हेलो। audible. यस मैम। ओके ओके ओके। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट, सभी बहुत सारे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, एजुकेशन, एवरीथिंग। तो मैं एक जनरलाइज लेक्चर दूंगी जो कि सभी के लिए यूजफुल होगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो थीसिस लिखना, जैसे गौरव भाई ने बताया कि थीसिस लिखना तो तीसरे साल से शुरू होगा, लेकिन उसके लिखने की प्रिपरेशन डे वन से स्टार्ट होती है। ठीक है। आपको, ठीक है, पेन डाउन तो आपको तीसरे दूसरे साल से स्टार्ट करना होगा, पर ऑब्वियसली आपको पहले से तैयारी करनी होगी। तो मैं शुरू से शुरुआत करूंगी। थीसिस होती क्या है? पहले थीसिस क्या होती है? थीसिस इज एकेडमिक, फॉर्मल एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, जिसको कि आप जो है अपने जो रिसर्च स्टार्ट करेंगे, उसमें जो भी जो भी प्रोजेक्ट लेंगे, जो भी एनालिसिस करेंगे, उसको सबको लास्ट में आप एक थीसिस के फॉर्म में 200-300 पन्ने की आप उसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में लेकर के आएंगे, वो होती है थीसिस। और उसमें क्या दिखाएंगे? आप अपनी प्रोफाउंड नॉलेज दिखाएंगे, आपने जो इधर 3 साल 4 साल का जो भी आपका टेन्योर है, उसमें जो आपने एक्वायर की है एक्सपर्टीज, उसको आप दिखाएंगे। और उसके बाद आप जो है, जो आपने नया सीखा है, नोबल इंसाइट्स, किसी भी टॉपिक को लेकर के आपने कोई नॉलेज में गैप होगा तभी आपने थीसिस स्टार्ट करी होगी ना। तो उस वजह से उस सारी चीजों को आप थीसिस में लेकर के आएंगे। और ये थीसिस की लेंथ, जो डॉक्यूमेंट है वो लेंदी होता है। उसमें 5,000 से लेके 1 लाख तक वर्ड होते हैं। और ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन में आप कहाँ जमा कर रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। तो KSKV में UGC के नॉर्म्स चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी नॉर्म्स हो उसके हिसाब से आपकी जो PhD की थीसिस है उसकी लेंथ डिसाइड होगी। और ये डॉक्यूमेंट फाइनली जरूरी है आपकी डिग्री अवार्ड होने के लिए, क्योंकि जब तक आप थीसिस सबमिट नहीं करेंगे आपको PhD का डिग्री नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए इसलिए थीसिस जो है इम्पोर्टेंट है। अभी क्या डिफरेंस होता है मास्टर थीसिस में? आप सभी मास्टर्स करके आए हैं, तो मास्टर्स में बहुत सारे लोगों ने थीसिस लिखी होगी। छोटे छोटे लोग इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेते हैं और उन पे काम करते हैं, और फिर छोटी थीसिस फॉर्म में लिखते हैं। तो वो जो थीसिस होती है वो आपके छोटे काम की एक छोटा सा मास्टरी जो आपने करी है उसके ऊपर होती है। कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम या कोई भी आपकी थीमेटिक प्रॉब्लम होगी, उसको लेकर के आप रिसर्च करी होगी, आपने किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के एक्सपीरियंस लिया होगा, उसके लिए जो आपने छोटे फॉर्म में लिखा दैट इज मास्टर्स थीसिस। ठीक है। और जो PhD का डेजिटेशन करते हैं वो बहुत एक्सटेंसिव होता है, जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। और डे वन से जो जो आपने सीखा है वो सब आप कोशिश करते हैं कि आप इसमें लेकर के आए इन अ सिस्टमैटिक वे। तो और इसमें क्या है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है आपके सब्जेक्ट को लेकर के, वो भी रिफ्लेक्ट होती है। तो इट इज अ बिग डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल रिसर्च होनी चाहिए इसमें। और आपके न्यू कंट्रीब्यूशंस जो भी आपने डोमेन लिया है उसमें जो आपके नए कंट्रीब्यूशंस आपने रिसर्च के टाइम पे जनरेट किए हैं, वो सारी चीजें इसमें जो है आप लिखते हैं। PhD डेजिटेशन और मास्टर थीसिस में डिफरेंस है जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है। अब थीसिस राइटिंग के जो है 8 स्टेप है मेनली, जो मैंने यहाँ पर अभी पेन डाउन किए हैं, 8 स्टेप है। तो थीसिस लिखने से पहले, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी चीजें थीसिस लिखने से पहले ही आपको वाइजली जो है उनपे काम करना होता है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना टॉपिक चूज करना है, टॉपिक के साथ साथ आपको अपना सुपरवाइजर भी चूज करना है। ठीक है। रिसर्च प्रपोजल बनाना है,
जो रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे आप, उसमें उसके ऑब्जेक्टिव, उसके स्कोप, उसके प्रिलिमिनरी प्लान्स जो है वो आप अच्छे से पेन डाउन करेंगे। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू करेंगे आप। लिटरेचर रिव्यू से आपका थीसिस स्टार्ट होता है। लिटरेचर रिव्यू आप करते हैं, वहां से आप कुछ कुछ अपनी थीसिस के लिए मटेरियल रेडी कर सकते हैं। ये मैं आगे एक एक पॉइंट्स क्लियर करते चलूंगी कि कैसे कैसे आपको ये 8 स्टेप आपको लेने हैं। उसके बाद आपको मेथडोलॉजी असरटेन करनी है। एक जो भी आपने प्रॉब्लम ली है, उस प्रॉब्लम में जो गैप है, उस प्रॉब्लम के गैप को सॉल्व करने के लिए आपको एक सेट मेथोडोलॉजी एक चूज करनी पड़ती है कि किस मेथड से आप उन ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचेंगे। ये आप अपने सुपरवाइजर की नॉलेज से, उनसे कंसल्ट करके इन चीजों को आप जो है पेन डाउन करते हैं। ठीक है, फिर आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं। ये हो गया आपका 5वां पॉइंट। फिर आप करते हैं राइट, अपनी एनालिसिस रिजल्ट्स को लिखते हैं। यहाँ से आपका एक्चुअल थीसिस का राइट अप स्टार्ट होता है, जो मेन पार्ट है, बॉडी है। आगे चल के मैं बताऊंगी कि बॉडी कैसी है थीसिस की, कैसी होती है। तो आप रिजल्ट लिखेंगे, एनालिसिस लिखेंगे, डिस्कशन कंक्लूजन लिखेंगे, और फिर इस सारे डेटा को रिव्यू एंड रिवाइज करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम इन पॉइंट्स पे आते हैं। सबसे पहले आप अपना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। किसी भी रिसर्च का जो फाउंडेशन है वो आपका स्टार्ट होता है आइडेंटिफाई द रिसर्च टॉपिक। कैसे आप चूज कर रहे हैं अपने रिसर्च के टॉपिक को, इसके लिए सबसे पहले आपको आपको उस एरिया में एटलीस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप आगे की जो रिसर्च है उसको कंडक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके ऊपर कोई थोप दिया जाए सब्जेक्ट या कोई टॉपिक, तो उसमें आपको मजा नहीं आएगा, आप उसको नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि उस टॉपिक पे बहुत सारा आपको रिसर्च हुआ होना चाहिए, पहले भी रिसर्च। जैसे कि आप सोचें कि आप मार्स पे लाइफ ढूंढ रहे हैं, मार्स पे लाइफ आज ढूंढना शुरू कर दें, तो आपके पास वहां का डेटा ही नहीं है, बहुत कम डेटा है। तो उस पे आप क्या रिसर्च क्या करेंगे? इट हैवंट बीन सर्च, अभी तक कुछ ढूंढा ही नहीं गया है, तो आप उस पे रिसर्च क्या करेंगे? ठीक है, तो आप रिसर्च उस टॉपिक पे करेंगे जिसपे कि एनफ मटेरियल एग्जिस्ट, एनफ रिसर्च हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे गैप्स हैं। उन गैप्स को आपको क्लियरली जो है ढूंढना है। जब आप रिसर्च पे वो करते हैं, रिसर्च आप रिव्यू करेंगे लिटरेचर का, तो आपको उनके रिसर्च गैप्स क्लियरली दिखने लगेंगे कि भाई ये टॉपिक है, ये अरेना है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, बहुत सारा रिसर्च हो चुका है। अनंत है, अनंत समय तक की जा सकती है, और बहुत सारा एक्सटेंसिव वर्क आप करते ही रह सकते हैं, लेकिन यू हैव टू राइट अ थीसिस। तो उसके लिए क्या होता है कि आपकी बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए कि हमें इस गैप के लिए इतने समय आइडेंटिफाई करेंगे। और इन सब चीजों को करते हुए आप अपने सुपरवाइजर से बहुत ही अर्ली समय में, बहुत ही शुरुआत के समय में ही प्रॉपर डिस्कशन करें अपने सुपरवाइजर से, जो भी आपका सुपरवाइजर आपने चूज किया है उनसे। और ये इंश्योर करें कि जो ये सारी 4 पॉइंट्स दिए हैं, इन पे आपका जो टॉपिक है रिसर्च का वो वायबल है कि नहीं, उस पे आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर आपको उससे पहले आपको सुपरवाइजर भी चूज करना है। तो सुपरवाइजर चूज करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट को लेंगे। ये नहीं कि आप करना चाह रहे हैं एजुकेशन में थीसिस, लेकिन आप केमिस्ट्री के टीचर के पास चले गए। या आपको केमिस्ट्री में थीसिस करनी है, पर आप जो है वो बायोलॉजी के टीचर से कह रहे हैं कि नहीं सर, हमको तो इस वाले टॉपिक पे करना है। आपको क्या है कि एक्सपर्टीज भी अच्छे से चूज करनी होगी जिस टॉपिक पे आप करना चाहते हैं। फिर जो मेंटर आपका है, जिसको आप चूज कर रहे हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना होता है कि उसने अच्छे से कुछ बच्चों को थीसिस करा ली है कि नहीं, उसकी मेंटरशिप का स्टाइल कैसा है, क्या वो ऑफ द टाइम बुलाता है, ऑन द टाइम रहता है, डे आवर्स में कराते हैं, या वो बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं है या बहुत लिबरल तो नहीं है, टाइम देते हैं नहीं देते हैं, चीजें आपको सब ध्यान में रख करके मेंटर को चूज करना है। उसके बाद उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी अवेलेबिलिटी, वो जरूरत से ज्यादा बिजी तो नहीं है, उनकी क्या क्या उनके बेसिक उनकी क्या कैपेसिटी है, सब आपको देखना होता है। उन कैसे कम्युनिकेट करते हैं समझना पड़ेगा, क्या वो ईमेल से कम्युनिकेट करते हैं, वीकली आपसे वर्बली बात करते हैं, रोज आपसे बात करते हैं। ये सारी चीजें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उस तरीके का सुपरवाइजर आपको चूज करना होता है। इसके अलावा अगर आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोई अगर टॉपिक आपने चूज किया है, तो उनपे आप को सुपरवाइजर को भी आइडेंटिफाई करके इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका हो गया, टॉपिक डिसाइड हो गया, अब आपका सुपरवाइजर डिसाइड हो गया, अब आपका रिसर्च प्रपोजल डिजाइन करना है।
क्योंकि रिसर्च प्रपोजल आप सुपरवाइजर के साथ बैठ के डिजाइन करेंगे जो टॉपिक आपने चूज किया है। अब उस पे क्या करना है, आप रिसर्च प्रपोजल जो है वो 2000 से 3000 वर्ड का आइडियली होना चाहिए। उसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्लियर इसलिए होने चाहिए क्योंकि जब आप जाते हो डिफेंड के लिए, तो हमेशा आपका आउटकम जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव से अलाइन होना चाहिए। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव आपने लिया था ए बी और आप जो कंक्लूजन दे रहे हैं वो है एक्स वाई जेड, ऐसा नहीं होगा। आपने जो ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं उन्हीं से अलाइन आपके कंक्लूजन्स होने चाहिए। लिटरेचर रिव्यू के बाद, जैसे मैंने बताया आपको, जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं उसके बाद आपको उस फील्ड के गैप पता चल जाते हैं। उन गैप्स को आइडेंटिफाई करके आप रिसर्च प्रपोजल में आप पुट अप करेंगे और एक रियलिस्टिक टाइमलाइन पे मेथोडोलॉजी डेवलप करेंगे कि इस तरीके से कर करके हमको ये ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। ऑब्जेक्टिव से के अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी रिसर्च को फिनिश करना है। ठीक है। अब लिटरेचर सर्च कैसे करेंगे, ये मेजर पार्ट है। अब आप लोग सबसे पहले अपना काम स्टार्ट जब आपने किया होगा, अभी जब आप करेंगे अपना इस कोर्स वर्क के बाद में, तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा पढ़िए बैठ के। आप पढ़ के करेंगे क्या, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि आप पढ़ के क्या करेंगे। सबसे पहले कैसे पढ़ेंगे और पढ़ के करेंगे क्या। सबसे पहले आप जो है जो एकेडमिक डेटा बेसिस है, कहाँ से आप लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट करेंगे। जो एकेडमिक डेटा बेसिस हैं उनको आप जो है खंगालेंगे, उनमें देखेंगे कि आपके पर्टिकुलर जो टॉपिक है उस पे क्या रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है। जो आपके रिसर्च से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको डाल करके आप जो है डिफरेंट डिफरेंट जो सर्च सर्च टूल्स हैं उनमें जा करके आप उसको सर्च करेंगे। डिफरेंट लाइब्रेरीज को कांटेक्ट करेंगे, वहां से आप उनके लिटरेचर को ले सकते हैं। स्मार्ट फिल्टर लगा के पीयर रिव्यू जर्नल्स पब्लिकेशंस जो है उनको आप पढ़ेंगे और सबको पेन डाउन करते चलेंगे। धीरे धीरे आप लिखते चलेंगे कि आपने इस दिन क्या पढ़ा। मेक इट अ हैबिट कि आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आधा आधा दिन सिर्फ लिटरेचर पढ़ने में लगाइए। ठीक है। उसके बाद आप उसको पेन डाउन करिए कि आपने किस दिन क्या पेपर पढ़ा था और उसके 2 3 की पॉइंट्स आप लिखना स्टार्ट करिए। क्योंकि आप जो डे 1 पे पढ़ रहे हैं वो आप अगले महीने भूल जाएंगे या उसके अगले महीने भूल जाएंगे और 3 साल बाद तो डेफिनेटली भूल जाएंगे। इसलिए आप पेन डाउन करके रखिए आपने किस दिन क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद आप जो रिसोर्सेज हैं जिनको आप कंसल्ट कर रहे हैं उनके उनके क्वालिटी के हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या आपके लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप पीयर रिव्यूड जर्नल्स पढ़ रहे हैं, आप पब्लिश डेजिटेशंस पढ़ रहे हैं, आप बाकी सारी मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, उन सबको आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि क्या करना है। और जैसे मैंने बताया उन सबको आप उसको जो है अच्छे से पेन डाउन कर लीजिए। और आजकल तो बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं जिनकी हेल्प लेकर के आप इसको कैटलॉगिंग कर सकते हैं कि आपने किस महीने में किस साल में क्या पढ़ा था और उससे क्या हाइलाइट्स निकाले थे। अब रिसर्च कैसे डिजाइन करनी है, कैसे आप अपनी रिसर्च को डिजाइन करेंगे। कई प्रकार की रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है और मिक्स रिसर्च होती है। जैसे हम लोग साइंस में करते हैं तो हम लोग जनरली क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो एजुकेशन, हेल्थ केयर या फिर जो सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज में होती है। इसमें क्या होता है, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें आप सर्वेज और एक्सपेरिमेंट स्ट्रक्चर करते हैं। उनपे सबसे पहले एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डेटा जनरेशन करते हैं, जिनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं उस एंगल से जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सके और उनको रेप्लिकेट किया जा सके। उनको कोई फर्दर रिसर्च करना चाहे तो उस पर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे और जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आप बेसिकली इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं, क्वेश्चन फिल कराते हैं। आप किसी ग्रुप को फोकस करके उनके ऑब्जर्वेशन लेते हैं जैसे मेडिकल साइंसेज में होता है या एजुकेशन में होता है। और उनके जो थीमेटिक उनका जो आप डेटा निकाल रहे हैं उसको आप एनालिसिस करते हैं और फिर उसके बेस पे आप अपना रिसर्च फ्रेम करते हैं। और कुछ एक मिक्स भी टॉपिक मिक्स तरीके से रिसर्च भी करी जाती है, उनको भी आप देख सकते हैं। अब आपकी जो एक्चुअल थीसिस राइटिंग है वो स्टार्ट होती है रिजल्ट और एनालिसिस से। जब आपका रिजल्ट आना स्टार्ट होगा देन यू विल बी एबल कि हम अपनी थीसिस को कैसे फ्रेम करें। ठीक है। कभी कभी जो आप साइंस साइंस में बेसिकली जब आप कोई रिसर्च टेकअप करते हैं तो कभी कभी रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं भी आता है। उसे मैं आगे बताऊंगी कि कैसे उसको भी
डील करना है, तो उसको कैसे आपको टेकअप करना है, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक, थीसिस राइटिंग। थीसिस क्या होती है? अभी तक तो मैंने आपको बताया कि थीसिस राइटिंग से पहले क्या करना है। अब जब आप 3 साल बाद जब आप थीसिस लिखने बैठेंगे, तो आपको थीसिस कैसे लिखनी है, अब वहां पर आते हैं। तो थीसिस देखिए, एक थीसिस क्या है? एक वेल स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट है, जिसको कि आप डिजाइन करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रिसर्च जर्नी। जो आपने रिसर्च करी है उसको समझने के लिए, उसको समझाने के लिए आप जो है एक रिसर्च को एक रिसर्च थीसिस को लिखते हैं। बेसिकली इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। एक फ्रंट मैटर होगा, मेन कंटेंट होगा, और बैक मैटर होगा। जो फ्रंट मैटर होता है नंबर 1 में, उसमें आपका टाइटल पेज होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, और टेबल्स ऑफ कंटेंट होंगे। टेबल्स ऑफ कंटेंट में क्या होगा? जैसे कि आपने लिस्ट ऑफ फिगर लगाया, लिस्ट ऑफ अपने जो आपने टेबल्स हैं वो लगाए, ये सब करके आप आपके फोर फ्रंट पे फ्रंट मैटर बनता है। फिर मेन कोर्स में, मेन कंटेंट में क्या होता है? मेन कंटेंट में आपका सबसे पहले आप अपने रिसर्च टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, मेथोडोलॉजी लिखते हैं, रिजल्ट और एनालिसिस लिखते हैं। बस रिजल्ट और एनालिसिस पे मेन कंटेंट खत्म हो जाता है। अब बैक मैटर में क्या आता है? फिर जो रिजल्ट एनालिसिस आपने किया, जो आपने पाया अपने रिसर्च जर्नी के टाइम पे, उसको आप डिस्कशन मोड में लेकर के आते हैं। आपने जो ऑब्जेक्टिव असरटेन किए हैं, आप बाकी लोगों ने जो काम किया है, जो अब तक की नॉलेज पूल थी पूरे उस टॉपिक पे, उसको सबको मिला करके आप डिस्कशन लिखते हैं। अपना रिजल्ट उस डिस्कशन के साथ में, अपने रिजल्ट को उस कंटेक्स्ट में डिस्कशन मोड में ले जा करके पहले डिस्कस करेंगे, फिर आप उसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, और लास्ट में आपका रेफरेंसेस होंगे और अपेंडिक्स होंगे। अपेंडिक्स में बहुत सारे टेबल्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, बड़े बड़े शीट्स होते हैं, जो आपका बेसिकली डेटा जो निकल के आता है उसको आप इन फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स लगा सकते हैं अपने थीसिस के एंड में। तो ये 3 पार्ट हो गए आपके थीसिस के। पहले आते हैं फ्रंट मैटर में। फ्रंट मैटर में पहला होगा आपका टाइटल पेज, जिसमें आपका टाइटल होगा, आपका नाम होगा, इंस्टीट्यूट का नाम होगा, डेट ऑफ सबमिशन, सुपरवाइजर का नाम, और उसके बाद फॉर्मल फेज जो आपका रिसर्च का जो आप कोई डायग्राम उस पर लगाना चाहते हैं, वो आपका उस पे रहेगा। अगर आप जरूरत है, नहीं तो टाइटल पेज पे कोई डायग्राम नहीं होता है। टाइटल पेज पे सिर्फ ये चीज होती है। उसके बाद आपका एक एब्स्ट्रैक्ट या समरी समरी लगती है, वो बहुत छोटी होती है। उसको ऐसा होता है कि जैसे दूध की मलाई जैसे ना, कि आपको बस उतना ही देना है, 200-250 वर्ड में, कि आपकी थीसिस का एकदम छोटा सा जिस्ट होगा, जिसमें कि पहले रिसर्च क्वेश्चन आपका क्या था, आपकी मेथड आपने क्या अडॉप्ट की फाइंडिंग और कंक्लूजन बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में होता है। उसके बाद फिर आपका एक्नॉलेजमेंट का पेज आता है, जिसमें कि आप अपने ग्रेटिट्यूड, अपने थैंक्स थैंक्स देते हैं लोगों को, अपने सुपरवाइजर को, अपने रिसर्च बॉडी को, अपने रिसर्च में जिन लोगों ने आपका सपोर्ट किया है, पूरे एकेडमिक जर्नी में जिसने कंट्रीब्यूट किया है, उन सबका आप जो है उसमें उल्लेख करते हैं, और उन सबका वो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें कि आप सारे चैप्टर्स का सेक्शन, सब सेक्शन, उनका नंबर, पेज नंबर उसके बगल में दे करके आप जो है रखते हैं। ये कंटेंट किताब में जैसे पहले कंटेंट होता है ना, किस पन्ने पे क्या लिखा है, उसी तरीके से आप अपनी थीसिस का टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट सबसे आखिरी में बनता है। जब आपका सारा कुछ सेट हो जाता है, उसके बाद आप जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पेज नंबर उस पे डाल देते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ फिगर और टेबल्स आते हैं, जिसमें कि आपने जिस पेज पे भी जो आपका फिगर है, जो टेबल है, जो डायग्राम है, उसकी आप एक लिस्ट देते हैं, ताकि उस लिस्ट को देख करके आप कोई भी पर्सन आपके थीसिस को नेविगेट कर सके कि भाई इस पेज पे ये डायग्राम हमें मिल जाएगा, जैसे कि बुक्स में होता है। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहला जो मैंने बताया कि आपका पहला जो चैप्टर होगा, वो मेन बॉडी का वो इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि जो सब जो आपका जो चैप्टर है, उस उनका पूरा जो आगे की जो चैप्टर है उसका आप एक रोड मैप भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका लिटरेचर रिव्यू का। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आप 30 से 50 आप रीसेंट वेल स्टडीड पीयर रिव्यूड रिसोर्सेज को देखेंगे, उनको आप पढ़ेंगे, उनके बेसिस पे जो है आप गैप्स आइडेंटिफाई करेंगे। गैप्स आइडेंटिफाई करने के बाद में जो डिबेटेबल एग्जिस्टिंग रिसर्च में जो अनसॉल्व डिबेट्स हैं उनको आप सामने लेकर के आएंगे, और उसके बाद उन्हीं गैप्स को आप एड्रेस करेंगे, और उन्हीं गैप्स के बेस पे आप कोई हाइपोथेसिस बना करके आगे की रिसर्च कंडक्ट करेंगे। ठीक है, अब उसको आप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? दो तीन तरीके हैं। अगर आप थीमेटिक अप्रोच से रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसको थीमेटिक फॉर्म में उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ने जो है कोई टॉपिक लिया, माने कि आपने टॉपिक लिया कि एआई का मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। इस तरीके के जो आपके सोशल टॉपिक्स हैं उनमें आप लेकर के उनके थीमेटिक अप्रोच में कि भाई ठीक है, डे टू डे एक्टिविटी में क्या पड़ रहा है, ठीक है, आदमी के बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, आदमी के स्लीप में क्या चेंज आ रहा है, तो थीमेटिक वे में आप सारे जितना आपने लिटरेचर रिव्यू किया होगा उनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर आप साइंटिफिक उसमें कर रहे हैं या कोई भी ऐसा जिसमें कि टाइम वाइज डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि आप ये टॉपिक लेते हैं कि पोस्टेज का, पोस्टेज का मेल मेल का कैसे डेवलपमेंट हुआ, मेल सिस्टम का पोस्टेज से लेके मेल तक का डेवलपमेंट पे आपको रिसर्च करना चाहते हैं, व्हाट हैव इफेक्टेड या कैसे ये डेवलप हुआ, तो ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुआ। पहले दशक में क्या हुआ जब हमारा पोस्टेज स्टार्ट हुआ, तो पहले दशक में क्या हुआ, दूसरे दशक में क्या हुआ, तीसरे दशक में क्या हुआ, और आज के समय में क्या हो रहा है, ऐसे आप क्रोनोलॉजिकली उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे अप्रोच होते हैं जिनके बेसिस पे आप अपने लिटरेचर रिव्यू को कैटेगराइज कर सकते हैं। और ये कैटेगराइजेशन सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक सबसे बड़ा सोर्स होगा आपके, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा आपके रिसर्च का, क्योंकि इसी के बेस पे आप अपने रिसर्च टॉपिक की स्ट्रेंथ, उसकी लिमिटेशन, और आपका जो रिसर्च का जो टोटल दारोमदार है वो इसी पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू किया है, अपने टॉपिक के बारे में कितना आपने पढ़ा है। इसीलिए टीचर्स हमेशा कहते रहते हैं पढ़िए 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 पढ़िए, और स्टूडेंट बोर हो जाता है एक साल में कितना पढ़े कितना पढ़े, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा, मेथोडोलॉजी। एक बार आपने समझ लिया अपने टॉपिक को, उसके गैप्स को समझ लिया, फिर आपको उसकी मेथोडोलॉजी डिजाइन करनी है कि अब तो आपको गैप समझ में आ गए, आपने टॉपिक चूज कर लिया, सुपरवाइजर चूज कर लिया, आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, अब आपने उसको लिखना भी स्टार्ट कर दिया, लिखने के बाद आपने उसको कैटेगराइज भी कर लिया, गैप्स आइडेंटिफाई हो गए। अब आपको एक मेथोडोलॉजी डिजाइन करनी है, ऑब्जेक्टिव भी आपने सेट कर लिए। अब उन ऑब्जेक्टिव्स को हाइपोथाइज कर लिया, और हाइपोथाइज करने के बाद कोई एक मेथोडोलॉजी डेवलप करेंगे जिसके बेसिस पे आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, क्या क्या करेंगे। ठीक है, ये आपको इसमें जो है मेथोडोलॉजी में आपको डिस्कस करना होता है। और इसके लिए यहाँ पर रोल आता है आपके सुपरवाइजर का। जब आप मेथोडोलॉजी सेट करेंगे तो चूंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके गाइड के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उसने पहले भी ऐसे बहुत सारे रिसर्च मेथोडोलॉजीज को सेटअप किया होगा, तो ही और शी कैन हेल्प यू कि कैसे आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी को सेटअप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है अपने क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के बाद में आप अपना सैंपल सेट करेंगे। आइदर इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ सर, मतलब पॉपुलेशन, या फिर आप सैंपल जो हम लोग जियोलॉजिकल सैम्पलिंग करते हैं, या इकोनॉमिक्स में जैसे भी आप लोग सैम्पलिंग करते हैं, उन सारी चीजों को आप इसमें असरटेन करेंगे। उसके बाद आप डेटा कलेक्शन पे आएंगे, उन पे सर्वेस करेंगे। जैसे हम लोग तो एक्सपेरिमेंट पुटअप करते हैं, फिर उससे डेटा रीडिंग लेते हैं, रीडिंग लेने के बाद डेटा जनरेशन होता है, तो दिस इज कॉल्ड द डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन करेंगे, फिर उस डेटा के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट करेंगे, ये प्रूव करने के लिए जो हमने ऑब्जेक्टिव लिया था उसके पीछे जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी उसको सेट करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर लेकर के आएंगे। ठीक है, उसके अच्छा, ये जो रिसर्च जो डेटा कलेक्शन है वो कैसे करेंगे? जैसे कि अगर आप सोशल बैकग्राउंड में हैं या आप मेडिकल बैकग्राउंड में हैं तो आप सर्वेज और क्वेश्चनायर डेवलप करेंगे। हमारे जैसे साइंटिफिक फील्ड में आप जो है एक्सपेरिमेंट सेटअप करेंगे।
वो कॉन्फिडेंशियलिटी और एनोनिमिटी उसमें आपकी, मतलब वो आप किसी को देंगे नहीं डेटा को, जो भी आप उनसे डेटा ले रहे हैं, क्योंकि दैट शुड बी इन अ प्रोटेक्टेड। तो आप जो है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखेंगे, और वो एनोनिमस होना चाहिए, किसी का नाम गांव पता नहीं देंगे। ये सारी चीजों का ख्याल रखेंगे, जो आपका बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको हार्म नहीं होने देंगे। और ये सारी चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंट भी रहनी चाहिए। ऑनेस्टी से आप अपने सुपरवाइजर से और जो सोर्सेज हैं, फंडिंग सोर्सेज को आप अच्छे से डिस्क्लोजर करेंगे, किसी भी चीज को आप हाइड नहीं करेंगे। ठीक है। अब आते हैं रिजल्ट और एनालिसिस पे। रिजल्ट एनालिसिस कैसे लिखा जाएगा? जो रिजल्ट है उसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको अपने डेटा को क्लियरली रिप्रेजेंट करना होता है, इन फॉर्म्स ऑफ टेबल्स, फिगर्स, या विजुअल्स, चार्ट्स फॉर्म में, या फिर कोई जो है बार डायग्राम, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं जिनसे कि मॉडल्स हैं जिनसे कि आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप जो है जो डेटा है उसको बहुत क्लैरिटी से सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है। ये नहीं कि आपने किसी भी चीज की को टेबुलर फॉर्म में किया और वो इतना हैपहैज़र्ड है कि टेबल ही समझ में नहीं आ रही कि आपने कैसे बनाई है। ठीक है। तो आप प्रॉपर रोज, प्रॉपर कॉलम्स को फिट को चूज करके अच्छे से उसमें डेटा एंट्री करेंगे, सो दैट कि आपके रिजल्ट को कोई भी अच्छे से पढ़ सके और आपको भी कोई उसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। क्योंकि इसी के बेस पे आपका इंटरप्रिटेशन होगा। आप प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? डिफरेंट विजुअल टूल्स जैसे मैंने आपको बताया वो आप चूज करेंगे। हर डायग्राम, हर डेटा शीट वेल लेबल्ड होनी चाहिए। उसके साथ टेक्स्ट अच्छे से लिखा होना चाहिए, एक्स वाई एक्सिस पे अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए, किधर क्या आपने प्लॉट किया है, कैसे आप दिखा रहे हैं। और उसको लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना है। ये नहीं कि बस करने के लिए कर दिया, एक ही डेटा को चार तरीके से आपने शो कर दिया, ऐसे नहीं है। आपको डेटा जो भी आप जनरेट कर रहे हैं उसको लॉजिकली आपको ऑर्गेनाइज करना है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आगे चल के इस पे आपको इंटरप्रिटेशन करना है। और अपने जो डिस्कशन वाला चैप्टर है उसमें आते आते आपको ये सब डिस्कशन में सारे जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको सबको लेकर के आना है। अब डेटा एनालिसिस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच, कई तरीके से डेटा एनालिसिस होती है। बेस्ड ऑन योर चूजन टॉपिक, आपने क्या टॉपिक चूज किया है, उसमें क्या डेटा जनरेट किया है, इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस पे आप काम कर सकते हैं, जैसा कि आपने डिजाइन किया हो अपने रिसर्च को। ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या होता है, जो आपने डेटा सॉरी, डिस्कशन चैप्टर पे आते हैं। डिस्कशन चैप्टर में पहले आप इंटरप्रेट करेंगे और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज पूल है उससे आप कनेक्ट करेंगे। ये आप डिस्कशन में लिखेंगे। द डिस्कशन चैप्टर ट्रांसफॉर्म अ रॉ फाइंडिंग, जो आपने रिजल्ट में रॉ फाइंडिंग दे दी, इनटू अ मीनिंगफुल इंसाइट, उसको आप प्रॉपरली मीनिंगफुल इंसाइट्स के फॉर्म में अलाइन करके लाएंगे। इट इज बियॉन्ड द रिपोर्टिंग। अपने रिपोर्टिंग नहीं है ये। इसमें क्या करना है, आपने जो डिस्कवरीज की है, जो एग्जिस्टिंग थेरी थेरी थी, उस पे जो आपने नया एड ऑन किया है उसको आप सिग्निफिकेंटली दर्शाएंगे अपने डिस्कशन के थ्रू। ठीक है। इसका मतलब होता है कि पहले आप एक्सप्लेन द मीनिंग, आप जो है अपने रिसर्च क्वेश्चन का मतलब पहले, सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले आपने जो भी अपने ऑब्जेक्टिव लिए हैं, जो रिसर्च प्रॉब्लम ली है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये आप पहले आप उसमें लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसमें कैसे ये आपका कनेक्ट हो रहा है, जो आपने रिसर्च टॉपिक लिया है वो कैसे कनेक्ट हो रहा है। अब जो आपने क्वेश्चंस रेज किए थे उसको सिस्टमेटिकली आप आंसर करते आएंगे, और अपने हाइपोथेसिस और जो रिसर्च क्वेश्चंस लिए थे उनमें रिजल्ट को स्पन करते हुए आप धीरे धीरे डिस्कशन लिखते हुए आएंगे, एक एक पॉइंट को लेकर के। ठीक है। उसके बाद आप डिस्कशन का इम्प्लीकेशन बताएंगे कि अब आपने, ठीक है, आपने कोई रिसर्च कर लिया, उस पे डेटा जनरेशन कर लिया, रिजल्ट भी लिख लिया, मोटा मोटा डिस्कशन भी लिख लिया, लेकिन फिर क्या, उससे मतलब क्या है, क्या क्या जरूरत थी इस चीज को करने की, वो भी आप डिस्कशन में लेकर के आएंगे। ये होता है इम्प्लीकेशन, कि आपने जो काम किया है उसका क्या इम्प्लीकेशन है। ठीक है। अब आपने सब कुछ कर लिया, पर क्या आपने करके खत्म कर दिया, अब सारा टॉपिक खत्म हो गया? ऐसा नहीं होता है। सारा टॉपिक कभी भी खत्म नहीं होता है, हमेशा जो है कुछ ना कुछ उसमें जो है
टॉपिक्स बचे रह जाते हैं, और फिर आपने भी तो अपना टॉपिक चूज करते समय कुछ लिमिट सर्टेन की थी ना, कि यहाँ से यहाँ तक हम रिसर्च करेंगे, इसके आगे पीछे हम रिसर्च को नहीं बढ़ाएंगे। तो उसके आगे पीछे जो छूट गया है, जो अभी आप नहीं अचीव कर पाए हैं, उन चीजों को भी आप क्लियरली डिस्कशन सेक्शन में आप दे देंगे कि भाई हमारा इतना इतना तक हमारा रिजल्ट था, हमारा इतना डिस्कशन है, हमने ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है, इस तरीके से हमारी हाइपोथेसिस को ये जो है वो सपोर्ट कर रही है हमारी रिसर्च, लेकिन अभी भी इतना करना बाकी है। ठीक है, ये भी डिस्कशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद स्ट्रांगली आप कैसे अपने डिस्कशन को लिखें, जैसे मैंने बताया ही है, पर कुछ चीजें और कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने जो की फाइंडिंग्स है उनको आप हाईलाइट करके लिखें इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट के साथ स्पन करते हुए की फाइंडिंग्स को बार बार आप जो है हेडिंग फॉर्म में ला करके बार बार आप उनको डिस्कस कर सकते हैं विद डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल से आप उनको डिस्कशन में ला सकते हैं। अभी जो है आपने जो रिसर्च जो आपने जो लिटरेचर सर्वे किया था, उनसे बहुत सारे इंसाइट्स लेकर के इसको लिखा जाता है। ठीक है, कि वहां पर ये गैप था, उन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था, और हमारा जो डेटा है वो ये कह रहा है, इस तरीके से डिस्कशन आप लिखते आएंगे। ठीक है, अभी क्या है, अ, अब जैसे मैंने बताया कि आप जो लिमिटेशंस हैं उनको जरूर इसमें डिस्कस करेंगे डिस्कशन में ही। जैसे कि अब लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं, प्रोबेबल लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं। सैंपल साइज लिमिटेशन हो सकता है। आप हो सकता है कि आपने सोचा होगा कि हम बहुत बड़ा सर्वे कंडक्ट करेंगे, लेकिन आपका सर्वे जो है वो छोटा रह गया। आपने सोचा कि हम 200 सैंपल लेकर के उसका जो है एनालिसिस करेंगे किसी भी केमिकल उसके लिए, या फिर किसी भी बायोलॉजिकल उसके लिए, लेकिन 200 सैंपल में किसी भी चीज की प्रोडक्टिविटी आप पहले से जज नहीं कर सकते हैं। जब आप रिसर्च करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि प्रोडक्टिविटी, किसी भी चीज का रिजल्ट कैसा आ रहा है, प्रोडक्टिविटी कैसी आ रही है। कभी कभी एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाते हैं, तो उस केस में आपका सैंपल साइज छोटा हो जाएगा, लिमिटेशंस हो जाएंगी। उस केस में आपको सही सही उसमें बताना होगा कि हमारे सैंपल साइज हमने ये लिया था, उसकी ये लिमिटेशन है, और ये हमारा जो है वो प्रॉब्लम वाइल जो है एक्सपेरिमेंटेशन या वाइल डेटा जनरेशन हमें ये आएगी। तो इसलिए आप सिंपली उसको जो है लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अभी कुछ अभी क्या होता है कि आपने मेथड, एक मेथड को ही चूज किया, कि इस मेथड से हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, या इस मेथड से हम डेटा जनरेशन करेंगे, और इस मेथड से हम अपनी रिसर्च को डिजाइन करेंगे, लेकिन वो मेथड ही कहीं आगे चल के फेल होने लगता है कि नहीं ये मेथड तो गड़बड़ था, ये तो चलेगा नहीं। तो उस केस में आप उसको भी डिस्कस करें कि हमने ये 3 मेथड लिए थे, जिनमें कि ये 2 मेथड या एक मेथड तो हमारा प्रूव हो गया, मतलब सक्सेसफुल हो गया, और एक मेथड जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इस तरीके की चीजें भी आप इसमें जो है डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर आप जो है आपका जो है कोई और तरीके की भी अगर कंस्ट्रेन है, वो भी आप डिस्कस करेंगे। और अगर आपका टेम्पोरल टेम्पोरल मतलब टाइम रिलेटेड कोई कंस्ट्रेन है, तो भी आप उसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जो है आपको एक्सपेरिमेंट जैसे बायोलॉजी वाले करते हैं, और वो उसको एक सर्टेन टाइम दे करके किसी चीज को ग्रो कर रहे हैं, या किसी चीज पे ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करना है। अब कंक्लूजन चैप्टर पे आ गए, लास्ट चैप्टर पे कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। कंक्लूजन में आप जो है अपने जो थीसिस, आप जो अपने रिसर्च प्रपोजल लिया था, वो उसका मेन फाइंडिंग, बहुत ही मेन फाइंडिंग है, वहां से आप स्टेट करें। थीसिस का सबसे पहले आप स्टेटमेंट देंगे, आपने थीसिस में क्या लिया था और उसकी क्या मेन फाइंडिंग है। ठीक है, उसके बाद आप जो आपने ऑब्जेक्टिव लिए थे उनके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। आपने शुरू में जब ऑब्जेक्टिव लिए थे तो क्वेश्चन फॉर्म में ऑब्जेक्टिव लिए थे, उन क्वेश्चन फॉर्म में जो ऑब्जेक्टिव लिए थे उनको कैसे आप आंसर लिख सकते हैं उनका। अभी तक आपने रिजल्ट लिखा, फिर आपने उनको घुमा फिरा के डिस्कशन में बहुत सारी चीजों से कोरिलेट किया, बहुत सारी चीजों को सिंथेसाइज करके आपने डिस्कशन लिखा, पर उससे निकला क्या, ये उन क्वेश्चंस के आंसर के फॉर्म में आप यहाँ पर कंक्लूजन चैप्टर में लेकर के आएंगे। उसके बाद आप हाईलाइट करेंगे कि आपकी पर्टिकुलर रिसर्च ने उस नॉलेज पूल को कैसे इनहेंस किया, कैसे आर्टिकुलेट किया, ये आप यहाँ पर लेकर के आएंगे। और उसके बाद फ्यूचर इम्प्लीकेशन, किसी पॉलिसी को, किसी प्रैक्टिस को, किसी थ्योरी को, आप जो इम्प्लीकेशन जो है उसके
यूजेस क्या है, क्या उसकी औचित्य क्या है, इस चीज को आप वहां पर करेंगे। और फ्यूचर रिसर्च में अगर आप कुछ अपनी रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, कोई डायरेक्शन उनको देना चाहते हैं, तो इसको भी आप वहां पर शो करेंगे। ठीक है। अब इफेक्टिव कंक्लूजन्स लिखने के लिए वही मैंने आपको बताया कि आप ब्रीफ स्टेटमेंट देंगे, फिर अपने रिसर्च प्रॉब्लम देंगे, उसके बाद फिर आप अपने मेजर आउटकम्स हैं उनको देंगे, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, आपके कंट्रीब्यूशन को दिखाएंगे, और फिर इम्पैक्ट क्या है वो आप दिखाएंगे। फ्यूचर डायरेक्शंस दिखाने के लिए आप क्या ऐड ऑन कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर कोई अनआंसर्ड क्वेश्चन रह गया है आपके उसमें, कि आपने, ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव जो आपने लिए थे उन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिए, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड है। जहां तक आपने थीसिस का टॉपिक लिया था यहाँ तक आपने कर दिया, पर इसके आगे भी कुछ और रिसर्च की जरूरत है। तो आप उसको जो आपने थीसिस के कोर्स में लर्न किया हो उसको आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है। रिलेटेड टॉपिक्स पे क्या जो है रिसर्च बाकी है वो आप दे सकते हैं। उसका अगर मैंने आपने कोई छोटा एक्सपेरिमेंट किया उसको बड़े स्केल पे करना है, तो बड़े स्केल का आप वहां पर जिक्र कर सकते हैं। और अगर आपके जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको, उनकी कोई सोसाइटल इम्प्लीकेशन है, थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन है, वो भी आप यहाँ दे सकते हैं। और क्रॉस डिसिप्लिन अगर कोई रिसर्च और बाकी है तो उसको भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। हेलो। यस मैडम, यू आर ऑडिबल। आ रहा है? असल में यहाँ पे पावर चला गया है। हाँ मैडम, आपका आवाज आ रहा है। 2 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। ओके। हम्म। प्रेजेंटेशन दिख रहा है गौरव? यस मैम, दिख रहा है। ओके 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 ओके। तो जैसे कि हम लोग को जब हम छोटे थे तब से सिखाया जाता था कि कैसे पढ़ा जाता है, वैसे ही यहाँ पर कुछ प्रैक्टिसेस हैं थीसिस राइटिंग के, उनको स्ट्रक्चर करने के, वो मैं आपको बताती हूँ। थीसिस लिखते वक्त सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप एक बार में एक सेक्शन को लिखें। बहुत सारे सेक्शंस को एक साथ लिखना ना स्टार्ट करें। आप एक बार में एक चीज को टेकअप करें। जैसे कि अगर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो आप लिटरेचर रिव्यू को ही ध्यान में रखें और उसको पहले लिखने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि आपको बहुत सारा जो है मैनेजमेंट में प्रॉब्लम ना हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आपको एक साथ सिंथेसाइज ना करना पड़े, एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लिखते चले जाएं। ठीक है। यूज अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस। जो भी सेंटेंसेस हैं उनको बहुत छोटे और बहुत ही क्लियर सेंटेंसेस में लिखें। कोई आर्ग्यूमेंट को, किसी भी चीज को आर्ग्यूमेंटेटिव आप स्टेटमेंट्स नहीं दें। ठीक है। और आपका जो ये है थीसिस है उसको क्लियरली आप अपने पीयर्स से, अपने सुपरवाइजर से उसको चेक कराते रहें। और जो फ्लो ऑफ योर राइटिंग है दैट कुड बी वेरी क्लियर, मतलब वेरी सीमलेस होना चाहिए। एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को लिखते समय आप यहाँ पर जहाँ पर छोड़े, जिस फ्लो में, अगले चैप्टर में उसी फ्लो से आप उसको टेकअप करें। ठीक है। अभी रिसर्च, हाँ, अभी क्या करना है, अभी थीसिस लिखने के लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। थीसिस, अपने रिसर्च तो प्लान किया, लेकिन थीसिस राइटिंग के लिए भी आपको प्लानिंग करनी है। जैसे कि आपको अपने आउटलाइन सबसे पहले अपनी थीसिस का डिजाइन कर लेना है कि कैसी आउटलाइन आपके थीसिस की होगी, कितने चैप्टर्स होंगे, क्या हेडिंग्स होंगी, क्या सब हेडिंग्स होंगी। पहले आप मोटा मोटा उनको सबको सेट करके एक कंटेंट का फॉर्म में एक आउटलाइन बना लीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद आप उनके जो भी आर्ग्यूमेंट और एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करिए। आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है उनके सारे डेटा को सिंथेसाइज करके अलग अलग चैप्टर्स में आप फिट करिए।
मोटे मोटे चैप्टर्स को आप जो है बनाते चलिए, और हर चैप्टर का वर्ड काउंट टारगेट सेट कर लीजिए कि इस चैप्टर में वर्ड काउंट होंगे, ताकि कोई चैप्टर बहुत बड़ा ना हो जाए, कोई एक सेक्शन बहुत छोटा, सारे चैप्टर्स दिखें। ठीक है। इसके लिए आप विजुअल कंसेप्ट मैप भी बना सकते हैं, जिस मैप के सहारे आप जो है डिफरेंट चैप्टर्स को आप अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें हैं जिनको कि आप अपनी एकेडमिक्स उसमें लेकर के आएंगे तो आप बहुत इजीली जो है चीजों को टेकअप कर पाएंगे, बहुत कंफ्यूजन और हैपजर्ड नहीं होगा। जैसे कि आप थीसिस लिखने के लिए आप साइटेशन स्टाइल पहले चूज कर लीजिए। आपने साइटेशन जब आप करेंगे, अपने क्रॉस रेफरेंसिंग जब आप करेंगे, तो क्या होता है कि आपने एक फॉर्मेट में एक लिख लिया, दूसरी फॉर्मेट में दूसरा लिख लिया, फिर ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट हो जाते हैं, और लास्ट में अननेसेसरी उनकी फॉर्मेटिंग और उनको वो सब करने में बहुत टाइम जाता है। तो आपको पहले, आप या तो आपकी यूनिवर्सिटी ने जो आपको दिया हो थीसिस राइटिंग के लिए वो स्टाइल चूज करें, नहीं तो कोई भी एक पर्टिकुलर जो आपके विजडम के हिसाब से आप एक अच्छा साइटेशन फॉर्मेट चूज कर लीजिए, उसी पे सारे साइटेशन को करिए। ठीक है। और फॉर्मेटिंग भी आप कंसिस्टेंट रखिए, जैसे कि हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, उनका फॉन्ट आप डे वन से एक सेट कर लीजिए कि इस फॉन्ट में आपका हेडिंग होना चाहिए, इसमें सब हेडिंग होना चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए, पेज नंबर होना चाहिए, मार्जिन क्लियर होने चाहिए। ये सारी चीजें भी आपको डे वन पे अगर आप पहले से डिसाइड कर लेंगे तो लास्ट में आते आते आपको एक्स्ट्रा टाइम इसमें नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। और आपको लिखते समय हमेशा डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज करना है, एक्टिव वॉइस का यूज करना है, इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस को यूज ना करें तो अच्छा रहता है। टेक्निकल टर्म्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आपके डिसिप्लिन में, जैसे साइंस की टर्मिनोलॉजी अलग है, आर्ट्स की अलग है, तो आपका जो भी आपने टॉपिक लिया है उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उस पे आपकी एक पकड़ होनी चाहिए, एक अच्छे से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो शुरुआत में ही आपको जो नए टर्म्स आते हैं उनका मीनिंग आप नोट करिए, उनके उनकी मीनिंग, उनके उन वर्ड्स की, उन टर्मिनोलॉजीज की मीनिंग को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जब आप लिखने बैठे तो आपको उन वाले टॉपिक्स पे जो है मतलब उन वाले टर्मिनोलॉजीज को आप गलत जगह पर यूज ना करें। ठीक है। अभी एकेडमिक स्टाइल राइटिंग क्या होता है, उसमें कोई भी फॉर्मल टोन होती है, उसमें कोई भी स्लैंग्स नहीं यूज होते हैं, कोई कोलोकियलिज्म नहीं होगा, कैजुअल लैंग्वेज नहीं होगी। उसमें जो है एक सधी हुई लैंग्वेज होनी चाहिए, सीरियसनेस दिखनी चाहिए, ओवरफ्लोस नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसमें जो है आप बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत प्रिसीजन होना चाहिए, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज जो है वो वेग नहीं होनी चाहिए, क्लियर एंड क्रिस्प लैंग्वेज होनी चाहिए। और उसमें जो है, जो आप आइडियाज और जो लॉजिक दे रहे हैं उनमें कनेक्ट होना चाहिए एक अच्छा सा। और ऐसे नहीं कि नॉनसेंस कुछ भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, जो आपने लॉजिकल फ्लो ऑफ राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है। अननेसेसरी वर्ड्स का यूज नहीं होगा, कंसाइंसेस और अननेसेसरी जो आपकी इमेजिनेटिव वर्ड्स का यूज नहीं होगा, जो लैंग्वेज में जो अननेसेसरी वर्ड्स का यूज नहीं होगा, एक सदी हुई लैंग्वेज में आप इसको लिखेंगे। ठीक है। अभी क्या है, आप थीसिस लिखते समय आप मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अपना राइटिंग जो है उसको स्टार्ट करने के पहले आप जो है अपना ड्राफ्टिंग अच्छे से करेंगे पहले चैप्टर, जैसे मैंने बताया आपको कि आप चैप्टर्स को बढ़िया से ड्राफ्ट कर लेंगे। उसके बाद उनमें जो है डिफरेंट हेडिंग्स की डिटेल आउटलाइनिंग कर लेंगे, और मिक्स रिजल्ट और डिस्कशन को कभी भी मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है। रिजल्ट अलग, रिजल्ट जो है वो आपके डेटा को लिखने के लिए होता है, और डिस्कशन उसके कोरिलेशन को लिखने के लिए होता है, इसलिए आप दोनों चीजों को मिक्स नहीं करेंगे। साइटेशन में कंसिस्टेंसी रखेंगे, जो भी साइटेशन, जो भी आप किसी का रेफरेंस साइट कर रहे हैं उसको हमेशा साइट करेंगे, और उसको क्रॉस रेफरेंसिंग लास्ट में रेफरेंस लिस्ट में जरूर देंगे। ठीक है। अब आप जो डिफरेंट पिटफॉल्स जो होते हैं उनको आप कैसे एड्रेस करेंगे ये भी जान लीजिए। बहुत ज्यादा एक्सेसिव कोटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी चैप्टर को लिखने में। आप अपने व्यूज दीजिए, दूसरे का पढ़ के ही आप लिखेंगे, लेकिन आप अपने व्यूज लिखेंगे। ट्राई टू
डिस्क्राइब द थिंग्स इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिखिए, बहुत सारे कोटेड थिंग्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उनमें जो है जो विजुअल क्वालिटी होनी चाहिए वो पुअर नहीं होनी चाहिए, आपके जो फिगर्स हैं उनके फॉन्ट छोटे नहीं हो, उनकी रेजोल्यूशन बढ़िया हो, टेबल जो है वो पढ़ने में अच्छी होनी चाहिए, बहुत क्लटर्ड नहीं होनी चाहिए, जो आप कैप्शंस दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड होने चाहिए। एब्रिविएशन आप ज्यादा यूज नहीं करेंगे, जो एब्रिविएशन अगर आप थीसिस राइटिंग में यूज करते हैं उसकी एक लिस्ट आप शुरू में देंगे, ठीक है। एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म्स जो भी आप अंदर यूज कर रहे हैं उनको आप एक लिस्ट शुरू में ही दे दीजिए कि ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म का मीनिंग ये फुल फॉर्म में है, जैसे कि बुक्स में दिया रहता है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल स्पेलिंग फॉर्मेटिंग एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी जो फाइनल रिव्यू होता है उसको आप जरूर कराएंगे, जरूर करेंगे, और अपने अपने पीयर्स से, अपने सुपरवाइजर से जरूर कराएंगे, और जो प्लेजरिज्म है उसका चेक भी जरूर कराएंगे। इसके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के पास भी है, और आप फ्री ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेजरिज्म टूल्स लेते हैं, क्योंकि लिखते लिखते आपको पता नहीं चलता है कौन सा सेक्शन आपने कहाँ से लिखा है, कहाँ से उठाया है। तो प्लेज चेक जरूर करेंगे ताकि आपका जो प्लेजरिज्म है अगर एक्सीडेंटली भी हुआ है तो वो भी आपको पकड़ में आ जाए और आप उसको फिर से रीराइट कर सकें, ठीक है। तो अभी टाइमलाइन क्या है थीसिस राइटिंग के? पहले साल में तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप लिटरेचर रिव्यू ही करेंगे, सिर्फ वही चैप्टर आप लिख पाएंगे क्योंकि आपका कोई रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए आप आगे का जो है वो रिजल्ट एंड डिस्कशन वाले चैप्टर आप फर्स्ट ईयर में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सेकेंड थर्ड ईयर से जब आपका रिजल्ट और डिस्कशन रिजल्ट आने लगेंगे देन यू कैन राइट द चैप्टर कि हाँ चलो हमने ऐसे रिजल्ट मेथोडोलॉजी ये प्लान करी थी, हमने ये सिस्टमैटिक डेटा ऐसे ऑर्गेनाइज किया, ये हमारा रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया, सेकेंड थर्ड ईयर से करेंगे, और थर्ड ईयर के बाद ही आपका जो है राइटिंग फेज एक्चुअल आ पाएगा, ठीक है। अभी क्या है सुपरवाइजर के साथ आप कैसे कम्युनिकेट करें और क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। तो सुपरवाइजर के साथ बैठ करके आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सुपरवाइजर का भी, तो सुपरवाइजर के साथ जो है आप रेगुलर मीटिंग्स प्लान करिए, उसको उससे टाइम लीजिए, और वीकली बाई वीकली जैसे भी आपका सामने हो उस तरीके से उनके साथ बैठ करके आप रेगुलर मीटिंग्स करिए, और जो आपका ड्राफ्ट है उसको ओपनली डिस्कस करिए। जो भी आप रिजल्ट मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं वो तो आप डिस्कस कर ही चुके होंगे, उसके बाद थीसिस राइटिंग के टाइम पर भी आपके जो ड्राफ्ट हैं उनको आप ओपनली दिखाइए। ये नहीं कि आप आधा डेटा उसको दिखा रहे हैं, आधा छुपा के रख रहे हैं, अभी तो गलत है अभी तो सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओपनली उसको दिखाइए। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस उनको आप लिखिए, लिख करके उन पे डिस्कशन मोड पे लेकर के आइए, डिस्कस करिए अपने सुपरवाइजर्स के साथ में, और फिर उन पे आप उनका सॉल्यूशन ढूंढिए, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है विद द सुपरवाइजर, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब से उससे इंसाइट्स आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप अपना उससे डिस्कशन करते रहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है अपने प्रोग्रेस का अपडेट जो है अपने अथॉरिटीज को, अपने सुपरवाइजर को टाइम टाइम पे जैसे भी है माइलस्टोन के फॉर्म में, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के फॉर्म में उसको देते रहिए, ठीक है। अभी मेन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? राइट, रिवाइज, एडिट एंड प्रूफ रीडिंग, दीज आर द फोर स्टेप। पहले लिखिए, फिर उसको रिवाइज करिए, फिर उसको एडिट करिए, और फिर लास्ट में उसकी प्रूफ रीडिंग पे जाइए, ठीक है। ये चार चीजें आपको थीसिस राइटिंग के टाइम पे याद रखनी है। पहले लिखना है, फिर उसको रिवाइज करना है, फिर उसको एडिट करना है, करवाना है, रिवाइज करना है या करवाना है, उसके बाद उसको एडिट करना है, फिर उसको प्रूफ रीडिंग में ले जाना है, ताकि आखिरी में कोई हमारे स्पेलिंग, ग्रामर चेक, फॉर्मेटिंग, इस तरीके की इनकंसिस्टेंसी उसमें ना रह पाए, ठीक है। देन उसके बाद कुछ टूल्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं थीसिस राइटिंग में, जिनका जो है यूज करके आप बहुत इजी वे में उनको यूज कर सकते हैं ताकि आप आसानी से लिख सकें। तो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स हैं जैसे कि जोस्टर, मैंडले, एंड नोट, इनमें आप साइटेशन को अपने सेव करके रख सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली आपके जो बिब्लियोग्राफी है वो बन जाएगी इससे। राइटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्ड यूज कर सकते हैं, गूगल डॉक्स यूज कर सकते हैं, बहुत सारे राइटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। उसके बाद ग्रामर चेक के लिए, स्टाइल चेक के लिए आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ग्रामरली है, हेमिंगवेज है, उससे अप्लाई चेक के लिए टर्निटिन है, एथेनिकेट है, और स्टैटिस्टिकल टूल्स भी बहुत सारे हैं जिनको कि आप
यूज कर सकते हैं। और इन सबको लर्न करने के लिए आप अपने पीयर से सीख सकते हैं, नहीं तो आप अपने इंटरनेट के यूज से इसको सबको सीख सकते हैं। ठीक है। अभी थीसिस राइटिंग की फॉर्मेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि थीसिस आपने लिख ली लेकिन वो सुंदर नहीं लग रही, वो बहुत क्लटर्ड लग रही है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसको जो है थीसिस फॉर्मेटिंग भी एक आर्ट है, कि आपने कितने अच्छे से उसको फॉर्मेट किया है। उसके लिए पहले टाइपोग्राफी सेट कर लीजिए, जो भी आपने चूज किया है कि आपका फॉन्ट होगा। वैसे तो जो टाइम्स रोमन है वो एक अच्छा फॉन्ट है। इसके अलावा भी आप जो भी लेना चाहते हैं, उस एक या आपकी जो यूनिवर्सिटी, जो आपका इंस्टीट्यूट है, उसने जो भी सेट किया है उस तरीके का फॉन्ट लीजिए। उसमें प्रॉपर सारी थीसिस में सेम टाइप ऑफ लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, मार्जिन सेट होनी चाहिए, पेज नंबरिंग जो है बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और पेज नंबरिंग जो है वो रेगुलर होनी चाहिए। जो फ्रंट मैटर है उसमें रोमन में कर सकते हैं, जो मेन कंटेंट है उसमें आप अरेबिक नंबर्स में पेज नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है। अभी जब आप सबमिशन करने चलेंगे तो उस टाइम पे आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, कि आपका कंटेंट कंप्लीट है कि नहीं, आपका साइटेशन मल्टीपल टाइम्स चेक होना चाहिए, कि जो साइटेशन है वो जो टेक्स्ट में दिया है वो लिस्ट में है कि नहीं, जो लिस्ट में है वो टेक्स्ट में है कि नहीं। इस तरीके से क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए। विजुअल एलिमेंट्स जो भी आपके चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, वो कितने अच्छे से बने हुए हैं और रीडेबल है कि नहीं। बहुत छोटा तो आपने पेस्ट नहीं कर दिया है, बहुत बड़ा तो नहीं हो गया है। कैप्शंस प्रॉपर है कि नहीं, कैप्शंस आपके लिस्ट में है कि नहीं, ये सारी चीजें आपका चेक होना चाहिए। फ्रंट मैटर पूरा है कि नहीं। फाइनल क्वालिटी चेक के लिए आपको प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद सबमिशन के लिए सुपरवाइजर की अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसके बाद आता है आपका डिफेंस थीसिस। ये भी एक पार्ट है, छोटा सा मैंने इसमें डाला है, कि आपने थीसिस लिख लिया तो उसको डिफेंड करना भी आपको ही है। तो वाइवा प्रिपरेशन में जो है वाइवा होता है थीसिस सबमिशन के बाद, उसी पीएचडी थीसिस के बेस पे, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना होगा। उसमें जो भी आपने थीसिस में लिखा है उसका मास्टर कंटेंट आपको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में लाना होगा। 20-25 आधा घंटा 1 घंटा जो भी हो, उस पे जो भी एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपको पहले से तैयार करके रखने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इस थीसिस से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिस करनी होगी आपको उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए, और आपको प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द इवेलुएटर्स। ठीक है। अभी आप इतना बड़ा लेक्चर सुनने के बाद आप क्या याद रखेंगे, ये थोड़ा सा देखने की चीज है। ये बहुत लंबे समय के बाद अभी सब भूल जाएंगे, तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे कि आपका जो थीसिस है वो आपका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन होगा, उसमें कोई भी तरीके का प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। आपको रियलिस्टिक टाइमलाइन डिसाइड करके उस टाइमलाइन पे थीसिस की राइटिंग की प्रिपरेशन करनी होगी डे 1 से। सुपरवाइजर स्टूडेंट पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और थीसिस एक दिन में नहीं लिखी जाती है, इट इज द इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। ये धीरे 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 डेवलप होती है, धीरे धीरे कई कई बार लिखी जाएगी, कई बार काटा जाएगा, कई बार सुधार किया जाएगा, कई बार ये होगा। फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, ये आपको समझना होगा। और जो आपने टॉपिक लिया है, उस उस पे मास्टरी लेने का, उसमें मास्टरी हासिल करने का ये एक टूल है, एक टूल मात्र है, कि उस पे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी मास्टरी आपको लानी है 4-5 साल में, 3 साल 4 साल में। उसके लिए आपको ये डिजाइन किया गया है थीसिस राइटिंग को। ठीक है। अच्छा, और किसी भी चीज को करने के लिए आपके थीसिस राइटिंग एक चूंकि लंबा प्रोसेस है, तो इसके लिए आपको एक मोटिवेशन होना चाहिए, आपकी एक वेलबींग भी होनी चाहिए, कि आप लगातार इस काम को, रोज आप आ रहे हैं अपनी लेबोरेटरी में, अपने इंस्टीट्यूशन में काम करने के लिए, अपने एरिया में काम करने के लिए, तो आपको एक मोटिवेशन रोज होना चाहिए। और जो है आपका जो वेलबींग है वो भी, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका जो है सोशल सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका थीसिस राइटिंग का जो है वो जो थीसिस करने का जो आपका जज्बा है वो बना रहना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ एक हैबिट्स डेवलप करेंगे। रिसर्च इज अ लॉन्ग प्रोसेस, तो इसमें आप कुछ एक चीजें जो बहुत रूटीन वे में करेंगे, जैसे कि अगर आप का वोकेबलरी अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि आपको राइटिंग स्टाइल आपकी वीक है, आप नहीं उतने अच्छे से लिख सकते हैं, तो कोशिश करिए 400-500 वर्ड्स जो हैं आप रोज पढ़िए, उनको लिखने की कोशिश करिए, उनको रीराइट करने को, रीफ्रेज करने की कोशिश करिए। उसके बाद आपके जो है डेली वीकली गोल्स जो है वो आप बना लीजिए, कि ये इतना इतना काम मुझे रोज करना है। जैसे कि आप रोज एक पेपर पढ़िए, आप एक मैगजीन में रोज एक जनरल आर्टिकल पढ़िए, एक आप जो है वो अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर जरूर पढ़िए, एक जनरल पेपर जरूर पढ़िए।
इस तरीके से आप अपना वीक और अपने डे के प्लान जरूर बना लीजिए, ताकि एंड ऑफ द डे आपको ये ना लगे कि मेरा तो टाइम निकल गया और मैंने तो कुछ किया नहीं, या मैं अब कैसे करूं, अब तो समय बहुत कम बचा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि थीसिस राइटिंग इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट, है ना। मैराथन है तो धीरे धीरे करके ये डेवलप होती है। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस एंड डिस्कशन इफ यू वांट टू हैव, तो मैं इधर ही हूँ, आप बताइए। हेलो। हेलो मैडम, आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ हाँ, आ रहा है। एनी हाँ मैडम। क्वेश्चंस तो। हाँ, हेलो। सो मैडम स्टूडेंट्स मैं हाँ देख पा मेरा। रहा हूँ मोस्टली दे आर एक्नॉलेजिंग द लेक्चर इन द कमेंट बॉक्स। मे बी हम लोग हाँ। बच्चों को यूजुअली ये कर रहे हैं कि क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इमीडिएटली होता है, तो हम बच्चों को ईमेल आईडी दे देंगे एंड ऑफ द अच्छा मतलब सेशन 1 है, तो उनको कुछ भी अच्छा। हेल्प रहा तो दे विल डेफिनेटली कांटेक्ट मैम। सो स्टूडेंट्स अगर ओके। फिर भी कोई किसी को डाउट है तो आप लोग अनम्यूट करके यू कैन वी कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चंस, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो। और मैडम ये मीटिंग भी हम लोग रिकॉर्ड करते Um, हैं, डेली हम लोग अपलोड hello, करते हैं। ma'am. हाँ हाँ, हाँ, बताइए। माँ और विनम्रता। ओके। Um, हाँ बताइए hello, ma'am. बताइए। Thank you so much. First off, thank you so much for the insightful lecture. यस। I just want to ask that one question, that in data-intensive field like geology and geophysics, we know that there is too much data available in the field. हम्म। So, how can one avoid the thesis becoming a technical report rather than a scientific argument during the thesis writing? You want to know that you repeat your question once more? Ma'am, just like if we take Hmm. an example of a geology Yes, and yes. geophysics kind of subject, so we know that there is a ample amount of data present in the field. Okay, so Hmm. we have to mention all those like data in Hmm. our like thesis. So how can one avoid the Yes, thesis yes, becoming a yes. technical report हाँ rather हाँ than an हाँ। argument? तो उसके लिए क्या करना होगा कि जब आप अपना थीसिस डिजाइन कर रहे होंगे, जब आप वो बिगर क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, तब आप देखिए कि आप जिस फील्ड में आप हैं, जहाँ का आप डेटा कलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका बिगर इम्प्लीकेशन क्या है। जब आप बिगर इम्प्लीकेशन सोच करके किसी काम को जब आप टॉपिक चूज करेंगे, तो अल्टीमेटली वो टेक्निकल रिपोर्ट की तरह आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास बिग क्वेश्चंस होंगे, है ना, उसके इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो हाउ कैन इट बिकम अ टेक्निकल रिपोर्ट, है ना। आप जब आप ऑब्जेक्टिव असरटेन करेंगे, जब आप बिगर क्वेश्चन रेज करेंगे, उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे, तो आपका थीसिस ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाएगा। यू वांट कि हम टेक्निकल रिपोर्ट के फॉर्म में थीसिस ना लिखें, हम एक एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च करें, यही तो पूछना चाह रहे हैं ना आप। Yes, ma'am. हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल डिजाइन करते हैं, तभी आप अपने टॉपिक से बिगर क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करिए, कि इससे क्या, तो क्या, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस जब आप अपने मन में रेज करेंगे, अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करेंगे, तो आप जो है इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे कि आपकी थीसिस का बिगर इम्प्लीकेशन क्या है। ठीक है। उसी हिसाब से आप अपने ऑब्जेक्टिव लीजिए। आपने फील्ड से डेटा लिया, जैसे माने आप कोई पेलेंटोलॉजी में, या आप माने स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी करके आप करेंगे क्या, है ना। उस चीज को आप एड्रेस करिए पहले, आप शुरुआत में ही। जब आप शुरुआत में अपने रिसर्च प्रपोजल में प्रॉपरली आप एड्रेस कर लेंगे इन चीजों को, तो थीसिस राइटिंग के टाइम पे ऑटोमेटिकली वो एक अप्लाइड वे में आएगा, नॉट एज अ टेक्निकल रिपोर्ट बट एज अ अप्लाइड एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च के फॉर्म में वो निकल करके आएगा। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, any more questions? और ओके, आई थिंक मैम डेफिनेटली हम उनको जब आपका ईमेल आईडी देंगे, दे विल आस्क द क्वेश्चंस। प्रेजेंटली इन ओके चैट बॉक्स दे आर एक्नॉलेजिंग। नाउ I ओके। request ma'am that with your permission can we end the session so that in some time we can या start. श्योर श्योर Thank you so much for a wonderful lecture, ma'am. श्योर श्योर। And now students, थैंक यू। within a थैंक few यू। minutes we'll start the next lecture. Thank you, ma'am. Thank you.